हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स की यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके अंदर जो उसका जो हम बेस का है कि जिसके ऊपर मेन जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन बैकबोन है तो वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जब भी कोई आप जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस करते हैं, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं आपको, तो जो बेसिक कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है उसके अंदर वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो उसी के बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर। So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe our channel and press on the bell icon and never miss any video of FarmaRocks. FarmaRocks का जो स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर्स की पीपीटीज, पीडीएफ वगैरह आपको FarmaRocks की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो डाउनलोड करिए ऐप FarmaRocks, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। ऐप स्टोर से भी आप ये ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। ऐप स्टोर की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है। सो स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज सभी आपको मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप FarmaRocks। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द लर्निंग ऑन दिस लेक्चर। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि हम जो अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है या फिर टेक्नोलॉजी को हम यूटिलाइज़ करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। के समझो कि आपके पास कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, या फिर आपके पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल है कि माइक्रोब्स। तो ये तीनों को आप यूटिलाइज़ करोगे कि जो है एक टाइप के बायोलॉजिकल मटेरियल, और उसको यूज़ करके हम अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो जिसके अंदर हम स्पेशली जो एंजाइम्स डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग वैक्सीन्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक वगैरह फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हुई उसकी। एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर फूड इंडस्ट्री में अलग अलग फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं एंड जेनेटिक मैन्युपुलेशन, कि जब ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसकी नॉर्मल जो स्ट्रैंड थी, ये वाली साइड है और ये वाली साइड भी। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रैंड थी उसको यहाँ से क्या किया है, कट किया है। तो समझो कि ये जो ब्लू कलर का पोर्शन था वो रिमूव किया कट करके, और वहाँ पे नया जो रेड वाला जो पोर्शन है वो क्या कर रहे हैं, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब नया ये डेवलप होगा तो इस तरह से उसका ये जो मिडल ये वाला जो पोर्शन जो कट हुआ वो ऐसा रेड करके आपको दिखेगा। तो मेनली क्या हुआ कि आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर मॉडिफिकेशंस किए जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि स्पेशली जो जीन्स है उसको हम जो है वो मैनिपुलेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन्स क्या है? तो जीन्स मतलब कि बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरेडिटी के लिए, कि जब कोई आनुवंशिकता होती है, हेरेडिटी होती है, कि जब आपको जो डीएनए, तो डीएनए जो पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के अंदर, वो उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो चिल्ड्रंस के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो पेरेंट्स का डीएनए जो है वो आपको पाया जाएगा इन्हें चिल्ड्रंस। तो हेरेडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल वो है हमारे जीन्स। जीन्स जो है वो डीएनए के बने होते हैं। तो बहुत सारे ये जो डीएनए कंबाइन होके बनाते हैं जीन्स बनाते हैं। जीन्स कहाँ पे होते हैं? तो जीन्स आर प्रेजेंट इन आवर क्रोमोसोम्स, की जो हमारे क्रोमोसोम्स है उसके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम जो है वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन न्यूक्लियस। सेल का जो
न्यूक्लियस है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। फिर न्यूक्लियस सेल के अंदर है, बहुत सारे सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके फिर ऑर्गेन बनाती है, ऑर्गन कंबाइन होके फिर ऑर्गेन सिस्टम और हमारी बॉडी तैयार होगी। तो जो मेन बेसिक में जो बैकबोन के अंदर मेन इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो है डीएनए। और नॉट ओनली इन द ह्यूमंस बट माइक्रोब्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी डीएनए का इतना ही इम्पोर्टेंस है जितना ह्यूमंस के अंदर इम्पोर्टेंस है। तो इसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस करके अलग अलग डिज़ायर्ड फंक्शन अचीव कर सकते हैं। फिर कुछ डीएनए ऐसे होते हैं, जीन्स ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए उसके लिए इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं। कुछ जीन्स सिर्फ कुछ 100, मतलब कि कोई ये आपके पास ये डीएनए है, जीन्स है, तो वो जीन के लिए 100 डीएनए जो है वो कंबाइन होके कोई जीन बनाया है। ऐसे ही कुछ उसके अलावा कुछ जीन्स ऐसे हैं कि जो 2 मिलियन या फिर 20 मिलियंस जितने 2 मिलियंस उससे भी ज़्यादा जो डीएनए होते हैं उसके बने हुए होते हैं। तो इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जब आपको समझना है तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है और उसका स्ट्रक्चर में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व है, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर के अंदर है। तो सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो डीएनए का ये जो बैकबोन है कि एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे लिखा है, तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर ये आपको देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है 5 मेंबर जो रिंग आपको दिख रही है कि 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 मेंबर जो रिंग है उसको जो है पेंटोस शुगर की होती है। फिर यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो अटैच होता है, फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल है वो उसके साथ अटैच होते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो अलग अलग बेस, नाइट्रोजन बेसिस लाइक एडेनाइन है, थायमिन है, गुएनिन, साइटोसिन्स वगैरह अटैच होते हैं। तो ये हो गई एक साइड बराबर। अब उसके सामने जो एंटी पैरेलल साइट है दूसरी वाली कि ये जो आप देखो शुगर का ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, तो वहाँ पे कम्प्लीटली ऑपोजिट है। तो एंटी पैरेलल साइड दूसरी उसके साथ अटैच होती है कि जहाँ पे ये टी है तो टी के साथ ए जॉइन होता है, मतलब कि एडेनाइन के साथ ऑलवेज थायमिन जो है वो जॉइन होता है और उनके बीच में आप देखोगे तो ये डबल बॉन्ड है, उनके बीच में आपको डबल बॉन्ड ऑलवेज मिलेगा। फिर सी एंड जी है, साइटोसिन एंड गुएनिन, तो उनके बीच में आपको ये जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा। तो वो जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है और ये है नीचे डबल बॉन्ड। और वो बॉन्ड किस तरह से क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर मेड अप ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड, कि ए एंड टी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। सो दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड this is the completely anti-parallel DNA strand, then it combines to DNA ladder, sugar phosphate backbone you can see here, and then it is converted into the double helix. So ये है simple basic structure of a DNA। और ये जो बेस पेयर है तो C और G, A और T ऑलवेजली अपने एक दूसरे के साथ पेयर में होती है। तो जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आप यूटिलाइज़ करते हैं या फिर फर्दर कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं तो उसके अंदर स्पेशली ये बेस पेयर के अंदर जो फेरफार किए जाते हैं, चेंजेस किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ए डीएनए स्ट्रक्चर। के डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर आप मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं, तो ये बेस पेयर जो है उसी के अंदर आप जो है वो प्लस मतलब कि एडिशन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या फिर इक्वल टू रख के सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। कि प्लस किया तो एक बेस पेयर आप कम्प्लीटली ऐड कर देते हो, माइनस की मतलब कि एक बेस पेयर को वहाँ से निकाल देते हो, डिलीट कर देते हो। और तीसरी चीज़ सब्सटीट्यूशन, कि बेस पेयर का सब्सटीट्यूशन करके भी आप उसके स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस देखोगे कि CAC GAC TT, तो ये हो गया उसका नॉर्मल सीक्वेंस।
अब समझो कि आप सी और जी को वहाँ से डिलीट करवा देते हो तो सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही समझो कि यहाँ पे सी और जी के बजाय मैं ए और टी कर देता हूँ तो भी सीक्वेंस चेंज हो गया, या फिर एक नया नीचे पेयर ऐड करवा देता हूँ, या तो यहाँ बीच में मैं कोई पेयर ऐड करवाता हूँ कि सी और जी वाले पेयर मैंने वहाँ पे ऐड करवा दी। तो इस तरह से मैं मॉडिफिकेशंस करूँगा उसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो जीनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल है मेन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसी के ऊपर जो है वो डिपेंड है। तो उसके अलावा जो दूसरे प्रिंसिपल है वो भी हम स्टडी करेंगे, बट आज का लेक्चर हमारा है स्पेशली ऑन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं आगे। कि जीनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द अल्ट्रेशन ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स जीनोटाइप। कि जीनोटाइप जो है कि जीन्स के ऊपर जो कोडिंग है उसको जीनोटाइप कहते हैं। तो अल्ट्रेशन मतलब कि चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जीनोटाइप यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए टू अचीव द डिज़ायरेबल ट्रेट्स। डिज़ायरेबल ट्रेट्स मतलब कि आपको अलग अलग डिज़ायरेबल फंक्शन जो है वो उसके अंदर अचीव करने हैं। तो डिज़ायरेबल ट्रेट्स या फिर डिज़ायरेबल फंक्शन अचीव करने के लिए हम उसके स्ट्रक्चर के अंदर हम चेंजेस करते हैं। और उसमें भी स्पेशली जो वर्ड है वो आपको याद रखना है कि अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन ए ऑर्गेनिजम्स जीनोटाइप यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। So the addition of foreign DNA in the form of recombinant DNA vector generated by molecular cloning is the most common method of genetic engineering। कि एडिशन ऑफ फॉरेन डीएनए, कि आपके पास कोई एक डीएनए प्रेजेंट है, उसके अंदर दूसरा डीएनए जो है वो आप कंबाइन करवाते हो, तो वो हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ फॉरेन डीएनए, कि आपके पास जो कोई दूसरा डीएनए था उसको कंबाइन करवाया। तो जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द ब्रेकेज एंड जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। कि जीनेटिक मटेरियल का आपने फिर से कॉम्बिनेशन किया तो रिकॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ द ब्रेकेज एंड जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। के डीएनए मॉलिक्यूल को पहले आप ब्रेक करते हो और फिर उसको आप जॉइन करवाते हो। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ड्रग्स, वैक्सीन एंड अदर प्रोडक्ट्स हैव बीन हार्वेस्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस देम। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशली हम ये कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं कि जो जीनेटिक मटेरियल है किसी भी स्पीसीज़ का, उसको पहले आप ब्रेक करो और फिर उसके अंदर जो भी अटैच हो सकता हो ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल को जॉइन करवाओ। तो ये आप प्लाज्मिड है कि जिसको हम कहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। कि जो माइक्रोब्स के अंदर स्पेशली इस टाइप के प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मिड को समझो कि आप कट करते हो और ये जो प्लाज्मिड है उसको कट करके ये आप देखो ये वाला पोर्शन उसका जो है वो आपने कट करवा है यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कि यहाँ पे लिखा है डाइजेस्ट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये जो जगह हुई है वहाँ पे आपने टारगेट जीन को वहाँ पे अटैच करवा रहा है। तो ये जो ब्लू कलर का जो दूसरा जीन है वो वहाँ पे अटैच होगा। अगर जॉइन विद डीएनए लाइगेज, कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है उससे फिर आप ये दोनों मॉलिक्यूल्स को जॉइन करते हो। कि ये हो गई जॉइनिंग और ये फर्स्ट स्टेप की जो ब्रेकिंग है और सेकंड है वो जॉइनिंग है। और ये जो नया आपको डीएनए मिला उसके अंदर आप देख सकते हो कि तीनों टाइप के जीन्स है। कि ये ग्रीन कलर वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट पिंक कलर जैसा, और ये तीसरा वो ब्लू कलर। तो 1 2 3 और यहाँ पे देखो तो ओनली 1 और 2 ही थे। तो ये नया
तीसरा वाला आपको यहाँ पे ऐड करना था टू गेट सम डिज़ायरेबल फंक्शन। तो ये हो गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। So recombinant DNA technology is the joining together of DNA molecules from two different species। तो ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, तो स्पेशली जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज। ये आपके पॉइंट माइंड के अंदर ऑलवेज जो है वो फिक्स कर देना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। तो इट इज़ द टेक्नोलॉजी इन विच वी कंबाइन और वी जॉइन द डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। सो दिस इज़ कॉल्ड ए रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए और रिकॉम्बिनेशन ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। So the recombined DNA molecule is inserted into a host organism to produce a new genetic combinations। अब ये जो आपने मॉडिफिकेशंस करके जो नया डीएनए बनाया उसको समझो कि आप किसी होस्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करोगे, तो उसके अंदर उसका रेप्लिकेशन भी होगा एंड नया जो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस तैयार होगे उसका आपको वैल्यूएशन रहेगा साइंस के अंदर, मेडिसिन्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर एंड ऑल्सो इन ए इंडस्ट्री के। साइंस के अंदर जो अलग अलग नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के डेवलप करने के लिए, मेडिसिन्स के अंदर अलग अलग जो हम बात करते हैं वैक्सीन्स की, फिर एंटीबायोटिक्स के डेवलप करने के लिए, अलग अलग ड्रग्स को डेवलप करने के लिए, एंजाइम्स को बनाने के लिए। एग्रीकल्चर के अंदर आप देखो तो जो फर्टिलाइज़र्स है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, हर्बिसाइड के लिए, और जो प्लांट के अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशंस करने हैं उसके अंदर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस आपको प्लांट डेवलप करने हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो और अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर भी उसका यूटिलाइजेशन रहता है। तो crops have been developed that aid food security by increasing the yield, nutritional value and tolerance to environmental stresses। क्या आप एग्रीकल्चर का ही एक एग्जांपल लो कि अलग अलग जो क्रॉप होते हैं प्लांट कि जिसके अंदर आप ऐसे डेवलपमेंट्स करते हो, ऐसे नए ऐसे जीन्स उसके अंदर ऐड करते हैं कि ये जीन क्या करते हैं, उसकी यील्ड इंक्रीज़ करते हैं। कुछ जीन ऐसे ऐड किए आपने कि वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करते हैं एंड कुछ जीन्स ऐसे हैं कि जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को भी टॉलरेट करते हैं कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं, कोई ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, तो वो सभी को अच्छे से टॉलरेट करके लास्ट में आपको मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट मिले और मैक्सिमम आपका आउटपुट मिले, प्रोडक्ट मिले, वो आपके लिए बेनिफिट रहता है। चाहे आप एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हो, मेडिसिन्स के कोई डेवलपमेंट कर ले हो या फिर साइंस और एनी इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हो, तो ये एक है मेन बेनिफिट ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो मैनिपुलेशन एंड जीन अल्टरेशन ऑफ ए जीन, आर्टिफिशियली कॉपिंग ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म। ये खास ये वर्ड याद रखो, आर्टिफिशियली कॉपिंग, कि आर्टिफिशियली हम कॉपी करते हैं पीस ऑफ ए डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड फिर उसको किया जाता है जॉइन जिस कॉपी ऑफ डीएनए इनटू द डीएनए ऑफ ए अनदर ऑर्गेनिज्म। तो समझो कि ये आपके पास मटेरियल ए था, ये आपके पास बी है, तो ये समझो कि आपने कॉपी करके बनाया हुआ जेनेटिक मटेरियल है। तो ये मटेरियल को आप यहाँ पे जो है वो ऐड करें, तो स्पीसीज़ ए है वो वन स्पीसीज़, वो सेकंड स्पीसीज़, तो इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो वहाँ पे अटैच हो रहा है। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये डायग्राम को हम अब अच्छे से समझते हैं रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये वाला डायग्राम जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे दो पार्ट में यहाँ पे चलो कर देता हूँ, यहाँ से लाइनिंग कि ऊपर वाला जो है
वो स्पीसीज़ 1 है, बराबर। कि समझो कि ऑर्गेनिज़म लिख लेते हैं कि ऑर्गेनिज़म फर्स्ट, और ये जो है नीचे वो दूसरी ऑर्गेनिज़म 2। तो ये 2 ऑर्गेनिज़म्स आपके पास है, 2 अलग अलग स्पीसीज़ है, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज़म 1 है उसका जो क्रोमोज़ोम है उसको हम आइसोलेट कर लेते कि ऑर्गेनिज़म 1 का जो क्रोमोज़ोम था उसको हमने आइसोलेट किया, और उसमें से जो हमें डिज़ायर्ड जीन है, यहाँ पे लिखा है जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ कि डिज़ायर्ड जीन कि जो है ये यहाँ पे येलो कलर का, कि उसको हम अब क्या करते हैं वहाँ से सेपरेट करना है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज़ करेंगे और कटिंग विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अब जब हम उसको कट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उसको अच्छे से कट कर लिया है, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने यहाँ पे अप्लाई किया और फिर यहाँ पे अप्लाई किया, तो वो एंजाइम ने वहाँ से इसको कट करके आपको दे दिया। तो ऊपर की ओर ऑर्गेनिज़म 1 और ये है नीचे ऑर्गेनिज़म 2। तो ऑर्गेनिज़म 1 का ये जो येलो कलर का जो जीन था वो आपने अच्छे से सेपरेट कर लिया, कि डिज़ायर जीन आपने सेपरेट कर लिया है। अब सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म ये वाली है कि उसका प्लाज्मिड वेक्टर जो है उसको आपने आइसोलेट किया, और अब आप क्या कर रहे हो, उसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने ऊपर वाले क्रोमोसोम को कट किया था उसी से इसको भी कट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो पॉइंटेड रेड कलर का दिखाया है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उसको कट कर दिया। तो समझो कि इतना पोर्शन उसका कट किया है, तो वो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर वो आप देख सकोगे यहाँ पे कि इतना जो है वो ब्लू कलर का पोर्शन वो अवेलेबल है और बाकी का जो पोर्शन जो है वो कट हो गया। अब जो ऊपर वाला स्पीसीज़ 1 थी उसका ये जो येलो कलर का जो डीएनए था उसको हम यहाँ पे अब अटैच कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अब एक और एंजाइम की, और जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। फिर से आप अच्छे से देखो, डीएनए लाइगेज करके जो एंजाइम है उसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, लाइगेशन का काम करता है। और ये येलो कलर का जो ये कट हुआ ऊपर की स्पीसीज़ का कि डीएनए ऑफ स्पीसीज़ 1 और ये है डीएनए ऑफ स्पीसीज़ 2, दोनों को अब हम कंबाइन कर लेते हैं कि जो प्रोसेस है लाइगेशन की। तो लाइगेशन के लिए आप ग्रीन कलर के ये जो डॉट देख रहे हैं वो है एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच करता है। और यहाँ पे आप देखते हो लास्ट वाले डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, तो ये देखिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए अब तैयार हो चुका है कि ये वाला ब्लू वाला पोर्शन उसका पुराना पोर्शन था और ये येलो वाला पोर्शन अब नया पोर्शन। तो ये एक रिकॉम्बिनेशन किया हुआ आपको प्लाज्मिड डीएनए मिल गया कि जिसके अंदर स्पीसीज़ ए एंड स्पीसीज़ 2 दोनों के डीएनए को आपने अच्छे से कंबाइन कर लिया। तो ये तो था प्लाज्मिड की जो सर्कुलर होता है। तो ऐसे ही समझो कि आपके पास ये इस तरह के डीएनए की स्ट्रैंड है, तो उसका समझो कि ये वाला स्ट्रैंड आपने कट किया है। तो ये ब्लू कलर की जो है वो स्पीसीज़ बी थी और इसका नाम दिया स्पीसीज़ ए। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए थे अब वो कंबाइन हो रहे हैं, और ये जो रेड वाला जो है वो फिर यहाँ जो है वो जॉइन होके इस तरह से ये स्ट्रैंड को फिर कंप्लीट करवा सकता है। तो इस तरह से जॉइनिंग हो जाएगा डीएनए की नई स्ट्रैंड का, और जिसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो टेक्नोलॉजी जिससे हम ये काम करते हैं उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस तरह से एक और स्टेप है यहाँ पे कि सबसे पहले आपके पास ये है क्लोनिंग वेक्टर की जो है आपके पास प्लाज्मिड है। फिर ये प्लाज्मिड जो है उसको आप क्या करते हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके कट करते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि क्लोनिंग वेक्टर इज़ क्लेव विथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस,
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करके उसको आपने कट करवा दिया। अब क्या करते हो, सेकंड बाजू में एक पैरेलल दूसरी के स्पीसीज़ ए है और ये है स्पीसीज़ बी। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ इंटरैक्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय क्लोविंग द क्रोमोसोम। अब इसका जो क्रोमोसोम्स है उसको आप कट करते हो तो ये आपके पास अलग अलग है कि फ्रैगमेंट्स आर लाइगेटेड टू द प्रिपेयर्ड क्लोनिंग। अब ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स आपके पास है तो ये दोनों को जो है वो अब यहाँ पे ज्वाइन करवा रहे हैं बाय यूजिंग डीएनए लाइगेस। कि ये दो पहले ये वाली स्पीसीज़ ए थी और ये वाली स्पीसीज़ बी थी, तो स्पीसीज़ ए का ये पोर्शन और स्पीसीज़ बी का ये पोर्शन अब आप जो है वो यहाँ पे कंबाइन कर रहे। तो पहले ब्रेक करने के लिए आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ किए और अब उसको ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो डीएनए लाइगेज, और वो प्रोसेस को हम लाइगेशन कहते हैं और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आपका यहाँ पे तैयार है। अब उसको आप नेक्स्ट जो होस्ट सेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र कराओगे। कि बाजू के डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जो वाला नंबर 4 था वो ही यहाँ पे कि डीएनए इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। तो आप 5 नंबर में देख सकते हैं आप कि होस्ट सेल के अंदर ये अब डीएनए आ चुका है कि ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर था वो अब यहाँ पे होस्ट सेल के अंदर आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये तो सिर्फ एक ही है यहाँ पे आप देख सकते हो, बट उसके नंबर ऑफ कॉपी जो है वो तैयार हो रही है बाय प्रोपेगेशन की, जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं, मैन्युपुलेशन कहते हैं, या फिर जो स्पेशली इसको तो जो हम कहते हैं कि डीएनए की जो रेप्लिकेशंस की प्रोसेस होती है या फिर उसकी क्लोनिंग होता है, कॉपीज़ तैयार होती है। तो एक में से आप देख सकते हो कि ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे के डायग्राम में एटलीस्ट 8 जितने आप काउंट करोगे। तो क्या हुआ, अब कौन जो भी आपने नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो भी फर्दर उसका रेप्लिकेशंस चालू हो गया है। सो मतलब कि आपको एक ही बार ये बनाना है, एक ही आप ये डेवलप करके जब होस्ट के अंदर उसको ऐड कर दोगे तो होस्ट के अंदर वो फिर ऑटोमेटिकली उसका मैन्युपुलेशन या फिर उसके जो मल्टीप्लिकेशन है, मैन्युपुलेशन नहीं कहेंगे हम उसको, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा कि जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ए क्लोनिंग और प्रोसेस ऑफ ए कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर जिसको दूसरे वर्ड में हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी और एक में से बहुत सारे ये मल्टीप्लाई होके आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलते रहेंगे। तो सिर्फ एक ही बार आपको ये प्रोसेस करनी है रिकॉम्बिनेशन की, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। So these are the molecular tools of genetic engineering. So the genetic engineers toolkit or molecular tool, namely the enzymes, are most commonly used in recombinant DNA experiment. कि जैसे कि भी टूल्स मतलब कि अलग अलग जो टूल्स चाहिए, कि समझो कि कोई सिविल इंजीनियर है तो उसके टूल्स अलग होते हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसके पास अलग अलग टूल्स होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसके पास टूल्स के अंदर स्पेशली वो लैपटॉप कंप्यूटर वो यूज़ करेंगे, अलग अलग हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही जो जेनेटिक इंजीनियर है उसके पास कौन से टूल्स होने चाहिए, तो वो अब जानते हैं कि कौन से टूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले 2 एंजाइम उसके टूल्स के अंदर है। तो फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, की जो क्या करता है डीएनए के कटिंग एंजाइम है। तो एमसीक्यू के लिए आप खास याद रखने को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डीएनए कटिंग एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज़ द डीएनए कटिंग एंजाइम, कि जब आप ये डीएनए को कट करते हो तो कट करने के लिए, कटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो यूज़ होगा। और जब आपको उसको ज्वाइन करना है कि ये वाले जो दूसरी है जो स्ट्रैंड, उसको जब यहाँ पे आपको अच्छे से ज्वाइन करवाना है, अच्छे से उसको यहाँ पे अटैच करवाना है आपको, तो उस वक्त ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो आपके लिए फंक्शन करेगा। तो ये जो है मेन टूल्स
जीनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कि जो जीनेटिक इंजीनियर्स यूज़ करते हैं कि उनके जो मेन दो टूल्स है कि ये दो एंजाइम को ही वो कंट्रोल करेंगे कि जब ज़रूरत है कट करने की तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करेंगे और जब ज्वाइन करना है तो डीएनए लाइगेज। So restriction enzyme act as a molecular scissor and cut DNA at specific site called a restriction site। कि यहाँ पे देखो आप सीज़र का काम करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन टाइप है कि आपको एक पोर्शन यहाँ से कट करना है और एक यहाँ से कट करना है, तो ये जो साइट है उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं और वो एक टाइप के मॉलिक्यूलर सीजर्स कह सकते हैं हम कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीजर एंड कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट सो कॉल ए रिस्ट्रिक्शन साइट। कि ये जो काम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। सेकंड है डीएनए लाइगेज कि डीएनए लाइगेज इज एन एंजाइम विच कैन कनेक्ट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कि ये जो अलग अलग दो स्ट्रैंड है कि ये डीएनए की स्ट्रैंड ए और ये वाली स्ट्रैंड बी, तो उसको ज्वाइन करके दिया आपको ये डीएनए लाइगेज एंजाइम ने बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द वन स्ट्रैंड एंड द डीऑक्सीरिबोज ग्रुप ऑफ अनदर। तो ये भी आपको एक याद रखना है पॉइंट कि डीएनए लाइगेज ज्वाइन तो करता है बट क्या ज्वाइन करके देता है, तो एक स्ट्रैंड है उसका फॉस्फेट ग्रुप को दूसरी स्ट्रैंड के डीऑक्सी ग्रुप के साथ ज्वाइन कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड की जिसका फुल फॉर्म बनता है डीएनए। तो ये जो डीऑक्सीरिबोज ग्रुप है शुगर ग्रुप, उसके पास ये जो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो शुगर है उसके पास ये फॉस्फर होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ दूसरी स्ट्रैंड को वो जो है वो ज्वाइन करवा के देते हैं। तो इस तरह से डीएनए लाइगेज का काम रहता है कि ये जो फॉस्फेट और ये शुगर 5 मेंबर डीऑक्सीरिबोज ग्रुप, तो वो दोनों को ये जो ज्वाइन करके देता है वो है डीएनए लाइगेज। सो इट इज़ यूज इन सेल टू ज्वाइन टुगेदर द ओकाज़की फ्रैगमेंट्स विच आर फॉर्म ऑन लेगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये ऑटोमेटिकली जब डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस होती है उस वक्त जो है वो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए इन्वॉल्व होता है। बट जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं तो उस वक्त ये एंजाइम भी इस तरह से डीएनए की जो अलग अलग स्ट्रैंड या फिर डीएनए के अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब आप लैब के अंदर सेपरेट करते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए आप उसको यूटिलाइज करेंगे। सो जो ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही है आपके लिए कि ये दो एंजाइम्स की जो जेनेटिक इंजीनियर के टूल है कि एक आपको याद रखना है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये टूल है कि ये जो स्ट्रैंड होती है उनको कट करने के लिए, और जो सेकंड डीएनए लाइगेज कि जो क्या करता है वो स्ट्रैंड को ज्वाइन करने के लिए कि ये स्ट्रैंड वहाँ पे जो आपने कट की उसको ज्वाइन करना है। तो जो जेनेटिक इंजीनियर है ये उनके दो मेन टूल कह सकते हैं, उनके दो मेन हथियार कह सकते हैं कि जिससे ये पूरा जो है वो काम सफलतापूर्वक करेंगे। तो ये है जेनेटिक इंजीनियर के टूल्स और उनकी किट की। जैसे कोई क्रिकेटर है तो उसके किट के अंदर आप बैट देखेंगे, बॉल देखेंगे, पैड्स देखेंगे, ऐसे ही कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो किट है तो उसके अंदर आपको ये दो एंजाइम्स का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना वो देखने को मिलेगा। तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट है बट अच्छे से आपको याद रखना होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीजर की यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो सीजर है, ये वाले सीजर और ये वाले। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एक टाइप की मॉलिक्यूलर सीजर का काम करते हैं कि कोई सीजर कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट जब आपको कोई मॉलिक्यूल्स को कट करने हैं तो उनको कट करने का काम करेंगे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जो साइड पे ये कट करते हैं उनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन
साइट। तो ये पॉइंट आपको माइंड के अंदर एकदम फिट कर लेना है। So the restriction enzyme act as a molecular scissor and cut a DNA at specific sites called a restriction site। फिर उसके साथ जो दूसरा एंजाइम इन्वॉल्व है वो है डीएनए लाइगेज कि डीएनए लाइगेज इज ए एंजाइम विच कैन कनेक्ट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टुगेदर बाय फॉर्मिंग ए बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन स्ट्रैंड एंड द डीऑक्सी ग्रुप ऑफ द अनदर। की जो आपने इस तरह से स्ट्रक्चर देखा था कि डीऑक्सी ग्रुप है ये कि 5 मेंबर जो रिंग है डीऑक्सी ग्रुप की जो स्पेशली शुगर है 5 मेंबर कि उसका ये यहाँ पे फॉस्फेट रहता है और यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो ज्वाइन होते कि यहाँ पे एडेनाइन है, गुएनिन है, थायमिन है। तो फॉर्मिंग ए बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप कि ये फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द वन स्ट्रैंड एंड डीऑक्सीरिबोज ग्रुप ऑफ एन अनदर स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड का फॉस्फेट ग्रुप और दूसरी स्ट्रैंड का ये शुगर ग्रुप, दोनों के बीच में जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करवा के ये दोनों अलग अलग स्ट्रैंड होती है उनको ज्वाइन करते हैं। डीएनए के अंदर ऑलवेज 2 स्ट्रैंड होती है कि ये एक स्ट्रैंड है तो उसको हम एंड दे लिखते हैं कि 5 डेज 3 डेज, दूसरी जो स्ट्रैंड है उसका एंड लिखा है कि समझे कि 5 डेज 3 डेज, उससे ऑपोजिट वो रन करती है। तो दोनों फिर एक दूसरे के साथ हेलिकल बना लेती है और जिसको हम कहते हैं डीएनए का हेलिक स्ट्रक्चर। तो जब भी डीएनए के रेप्लिकेशंस की प्रोसेस होती है उसके दौरान जब ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स तैयार होते कि अलग अलग फ्रैगमेंट्स बनते हैं रेप्लिकेशंस के दौरान, तो उसको ज्वाइन करने के लिए ये डीएनए लाइगेज एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। सो इस तरह से एनिमेटेड समझ सकते हैं आपकी येलो कलर की स्ट्रैंड ए ऑफ स्पीसीज़ 1 और ये जो लाइट ब्लू कलर है वो सेकंड। तो दोनों को ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं वहाँ से जो लाइगेज एंजाइम, यहाँ पे भी ये लाइगेज एंजाइम है और ये भी एंजाइम है, ये आप देख सकते हो। ये दोनों एंजाइम यहाँ पे जॉइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे कि ये वाला जो नीचे वाला जो लाइगेज है वो इसको ज्वाइन कर देगा और ऊपर वाला लाइगेज ये वाली स्ट्रैंड को। तो इस तरह से दोनों अलग अलग फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे कि जिसको हम कहेंगे फिर ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज, और वो टेक्नोलॉजी कही जाएंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इस तरह से तैयार तो कर लिया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका अब तैयार तो हो गया है, बट अब क्या करना है उसको आपको फर्दर मैन्युपुलेशन करना है। उसका मैन्युपुलेशन या फिर उसको प्रोपोगेट कह सकते हैं कि प्रोपोगेशन उसका करना है, मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो उसका स्पेशली मल्टीप्लिकेशंस करवाने के लिए हम अब क्या करेंगे, उसको कोई होस्ट सेल के अंदर ऐड करेंगे कि समझे कि ये वाला प्लाज्मिड मैंने बनाया है उसको ये वाले कोई होस्ट सेल के अंदर में अब ट्रांसफ़र कर देता हो और फर्दर इसके रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का काम होके बहुत सारे नंबर ऑफ ये तैयार हो गए हैं कि जैसे हम जो कि ये कोई बैक्टीरिया होस्ट के अंदर मैंने डाला तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये सभी के अंदर समझो कि देखे जाएंगे। तो जो मैंने सिर्फ एक ही बनाया था उसकी मल्टीपल कॉपीज़, इसको हम क्या कहेंगे मल्टीपल कॉपीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो तैयार हो गई किसी होस्ट के अंदर कि जो है फैक्टर ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब कि ये जो आपने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया वैसे ही उसकी बहुत सारे कॉपीज़ कि जिसको आप उसके क्लोन कहोगे या फिर उसके क्लोनिंग कहोगे, कॉपीज़ कहोगे, वो डेवलप की बाय यूजिंग एनी होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के तौर पे आप प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यूज़ करोगे कि लाइक ई कोलाई बैक्टीरिया यूज़ करते हो, बैसिलस सबटाइलिस यूज़ करते हो या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस की जो अलग अलग स्पीसीज़ है उसको आप यूज़ करते। तो ये क्या हुआ, आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप किया उसको इस टाइप के सेल के अंदर इंसर्ट करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो
तैयार करवा दी। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो डीएनए था उसका प्रोपोगेशन, कि जिसको आप अब डेवलप कर रहे हो, उसका मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हो, या फिर दूसरे वर्ड में कहूँ तो उसका आप रेप्लिकेशन करवा रहे हैं। और भी है कि समझो कि आप फंगाई भी यूज़ करते हैं, लाइक सैकेरोमाइसिस सेरेविस से आप यूज़ कर सकते हैं, एस्पारजिलस नीडुलेंस भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के जिसके अंदर इंसेक्ट सेल, ओसाइट्स, ममालियन सेल एंड होल ऑर्गेनिज्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्लांट के अंदर प्रोटोप्लास्ट, इंटैक्ट सेल और पूरा प्लांट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल जैसे मैंने समझाया कि आपके पास ये एक प्लाज्मिड था, उसको आपने ये कोई होस्ट सेल के अंदर ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और आपको ऐसे बहुत सारे जो है वो नए सेल मिले कि जिसके अंदर वो आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए करके जो बनाया उसकी ये कॉपीज़ जो है वो बहुत सारी तैयार हो गई। तो ये जो नई कॉपीज़ मिली बहुत सारी, कि ये आपके पास एक था, एक में से आपको यहाँ पे समझो कि 8 मिले, फिर ये 8 और नई बहुत सारी कॉपीज़ तय गई, क्योंकि ये जो एक बना इसके भी फर्दर मल्टीप्लिकेशन हो गए। तो इस तरह से एक में से आप बहुत सारे की एक बना लिया, तो एक में से 2 हुए, 2 में से 4, 4 में से 16, ऐसे बाइनरी फ्यूज़न से भी उसका मल्टीप्लिकेशंस होता रहेगा, और जिसको हम कहेंगे क्लोनिंग। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी होस्ट की, कोई बॉडी की खास ज़रूरत पड़ेगी, कि हमें पता है कि बिना कोई होस्ट बॉडी के उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो सकती, इसलिए हमें होस्ट बॉडी की खास ज़रूरत पड़ेगी। और भी ऐसे लेक्चर्स आपके लिए बनते रहेंगे फार्मारॉक्स के चैनल पे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखें कि वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी लेक्चर्स की और लिंक मिलती रहेंगी। फिर फार्मारॉक्स के फाउंडर मिस्टर अमर रावल से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 9016312020। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन। डाउनलोड द ऐप फॉर स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड video lectures. So good luck and all the best.